हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की मैं बिजनेस स्टडीज की जो व्यवसाय अध्ययन है उसकी जो फर्स्ट पार्ट है, उसकी जो आपकी क्लास क्लास में 2 बुक्स चलती हैं, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसको आप लोग को पढ़ा रही थी। क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए बेस होता है, चाहे आप क्लास 12th में हो या फिर आप आगे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर DPLSB है, जैसे यूपीटीजीटी पीजीटी है, केवीएस का पीजीटी के पेपर आता है, या बीपीएससी का भी आपका आई हुई है वैकेंसीज। तो उन सब में आप लोग की एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए आगे, आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग की बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी दोनों की क्लासेस मैं लेकर के आऊंगी। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं आपकी अच्छे से वो तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा क्लास 12 की तो मैं बुक्स करा ही रही हूँ, 11th की भी मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगी, जिससे कि एनसीईआरटी आपकी पूरी हो जाए। ये आपको इंग्लिश में अलग से चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इंग्लिश की अलग से जो इंग्लिश के एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको भी मैं लेकर के आऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रबंध के सिद्धांत। कि सिद्धांत क्या होते हैं प्रबंध के। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पर बेस्ड होता है। तो क्या है सिद्धांत, आइए देखते हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपका नया नहीं है, काफी टाइम से वो चल रहा है, बहुत प्राचीन काल से चल रहा है, तो तब से लेकर अब तक उसमें बहुत से नए नई थ्योरीज आई हुई हैं, नए नए उसके स्वरूप है, सिद्धांत है। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो इसमें आपकी जो सिद्धांतों की जो शुरुआत होती है, तो प्रबंध के इतिहास की खोज करते हुए कई विचारधाराओं से परिचित होते हैं, जिन्होंने प्रबंध के व्यवहार को दिशा देने के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है। इन विचारधाराओं को 6 अलग अलग चरणों में विभक्त किया जाता है, यानी कि जितनी भी विचारधाराएं इससे रिलेटेड थ्योरीज आती हैं उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो जाता है प्रारंभिक स्वरूप। प्रारंभिक स्वरूप में क्या होता है कि सर्वप्रथम प्रबंध संबंधी विचारों को 3000-4000 ईस्वी पूर्व में दर्ज किया गया। मिस्र के शासक क्लियोपास को 2009 से ईस्वी पूर्व में एक पिरामिड के निर्माण के लिए 1 लाख आदमियों को 20 वर्ष तक कार्य करने की आवश्यकता हुई। ये 13 एकड़ जमीन पर बनाया गया तथा इसकी ऊंचाई 481 मीटर थी। पत्थर की शिलाओं को हजारों किलोमीटर से लाया जाता था। किंवदंती के अनुसार इन पिरामिडों के आसपास के गांवों में हथौड़े की आवाज सुनाई नहीं देती थी। ऐसे यादगार कार्य को बिना सफल प्रबंधक सिद्धांतों का अनुसरण किए पूरा किया करना संभव नहीं था। यहाँ पर कोई इन्होंने एक सिद्धांत नहीं बताया है, ये माना है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं था जिसने इसके बारे में प्रबंध के अलग से बताया हो, लेकिन ये जो कार्य हुआ था, तो वहां पर अगर सही ढंग से प्रबंध का सारा नहीं किया गया होगा तो आप लोग खुद सोचिए कि जो भी वहां पर निर्माण कार्य हो रहा था तो आसपास के गांव में आवाज तक नहीं उसकी जाती थी, तो उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा रहा होगा पहले के टाइम में। तो इसके बाद आ जाती है क्लासिक प्रबंध सिद्धांत। इसमें क्या रहा है कि इस चरण की विशेषताएं विवेकशील आर्थिक विचार, वैज्ञानिक प्रबंध प्रशासन सिद्धांत, अफसरशाही संगठन है। विवेकशील आर्थिक विचार की धारणा थी कि लोग मूलतः आर्थिक लाभों से प्रोत्साहित होते हैं। तो यहाँ पर कौन थे, LW टेलर हैं एवं अन्य जो वैज्ञानिक हुए हैं, प्रबंध उत्पादन आदि के लिए एक सर्वोत्तम ढंग पर जोर देता है। हेनरी फॉल ने, व्यक्तित्व वाले प्रशासनिक सिद्धांतवादियों ने पद एवं व्यक्तियों को एक सक्षम संगठन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग ढूंढा। इसमें बहुत से आपके आए हैं, आगे के मैक्स वेबर थे, किस तरह से कार्य होना है, किस तरह से क्या कार्य करना है, क्या अनियमितताएं हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा, उससे संबंध में ये सिद्धांत जो होगा वो श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, मानव मशीन के बीच परस्पर संबंध, लोगों का प्रबंधन आदि पर आधारित था, जो आपकी क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत की थ्योरी है। फिर आ जाती है नव क्लासिकी सिद्धांत मानवीय संबंधवाद। इसमें क्या रहेगा, ये विचारधारा 1920 से 1950 के बीच विकसित हुए हैं। इसका मानना था कि कर्मचारी मात्र नियम, अधिकार, श्रृंखला एवं आर्थिक प्रलोभन के कारण ही विवेक से कार्य नहीं करते, बल्कि वह सामाजिक आवश्यकताओं, प्रेरणाओं एवं दृष्टिकोण से भी निर्देशित होते हैं। इसमें क्या किया गया था, हार्थोन प्रयोग जो है आपका GEC आदि पर हार्थोन अध्ययन किया गया था। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, रिटेन मायो का था ये। सबसे पहले ये आपके हेनरी फ्योल और टेलर आए थे। उसके बाद उन्होंने जो है ये हार्थोन का प्रयोग है जो कि एल्टन मेयो का था। आगे हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है व्यवहारिक विज्ञान मार्ग संगठनात्मक मानवतावाद। इसमें क्या है कि संगठनात्मक व्यवहारकर्ता जैसे क्रिस आर्ग्रेस या फिर डगलस
मैकग्रेगर हैं, अब्राहम मैस्लो हैं, लडिक हचबर्ग हैं, इन्होंने कौन सी थ्योरीज दी थी? तो इनको आपको याद होगा कि इन्होंने जो है अभिप्रेरणा मोटिवेशन की थ्योरीज दी हैं अलग अलग। इस मार्ग को विकसित करने के लिए मनोवैज्ञानिक शास्त्र, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के ज्ञान का उपयोग किया। संगठनात्मक मानवतावाद का दर्शन है जिसमें व्यक्तियों को कार्यस्थल पर एवं घर पर अपनी सभी योग्यताओं एवं रचनात्मक कौशलों का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग जो प्रेरणाएं दी हैं संगठनात्मक व्यवहारकर्ता, यानी कि एक संगठन के रूप में मिलकर सब लोग कार्य करते हैं, एक साथ प्रोत्साहित होते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, उससे पर बेस्ड है। फिर आ जाएगा प्रबंध विज्ञान परिचालनात्मक अनुसंधान। ये प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायतार्थ परिमाण संबंधी तकनीकी के उपयोग परिचालन अनुसंधान पर जोर देता है। उसके बाद आ जाता है आधुनिक प्रबंध। ये आधुनिक संगठनों को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। यह संगठनात्मक एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए आकस्मिक घटना के रूप में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है कि किस तरह आज की जटिल प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से हल किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे आपके प्रबंध जो है उनकी अलग अलग प्रबंध के जो सिद्धांत बनाए गए उनको डिवाइड किया गया। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा अलग से समझेंगे कि क्या होती है। तो प्रबंध के सिद्धांत जो एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, क्या है? तो प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। एक तरह से समझ लीजिए एक रोड मैप की तरह काम करता है जो एक प्रबंध होगा कि कैसे किस कार्य को करना है। आपने एक पूरा मैप जो तैयार कर लिया अपना, वो मैप ही क्या कहलाता है? आपका प्रबंध है। एक कौशल है आपकी, एक कह सकते हैं एक टेक्निक है आपकी, एक स्किल है कि कितना अच्छे से आप किसी काम को कर सकते हैं या करवा सकते हैं लोगों से। उदाहरण के लिए कि एक कर्मचारी की पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना है, तो उन्होंने क्या किया कि प्रबंधक वरीयता को ध्यान में रखना चाहता है, तो दूसरा योग्यता के सिद्धांत पर चलना चाहता है। यानी कि दो तरह से कर सकता है, किसी का प्रमोशन करना है तो दो तरह से हो सकता है। पहले ये देखा जाएगा सीनियरिटी बेस्ड, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है कि सीनियर जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है, या फिर योग्यता के आधार पर होता है। तो प्राइवेट सर्कल में आप देखेंगे प्रमोशन जो होता है वो जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसी के बेसिस पे उसका प्रमोशन हो जाता है। तो अलग अलग वे होते हैं। तो क्या है, ये एक तरह का प्रबंध ही है। उसके बाद आ जाता है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है उनका। तो प्रकृति का अर्थ क्या होगा कि किसी भी चीज में क्या गुण है, क्या क्वालिटीज हैं, उसकी क्या विशेषताएं, क्या फीचर्स हैं, वो उसकी प्रकृति हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिद्धांत सामान्य औपचारिक कथन होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। इनका विकास प्रबंधकों के अवलोकन, परीक्षण एवं व्यक्तिगत अनुभव से होता है। प्रबंध को विज्ञान एवं कला, यहाँ पढ़ चुके हैं कल ही, कि दोनों ही माना जाता है। उन्हें किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है तथा वह प्रबंधकीय व्यवहार को कितने प्रभावी ढंग से समझा सकते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये सिद्धांत जो होते हैं ये हमें बताएंगे कि किसी कार्य को कैसे किया जाना है। पहली बात तो वो कार्य क्या है, उसे कैसे किया जाना है, कैसे अच्छे उससे रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, क्या कमियां हैं, कैसे हम उनमें सुधार कर सकते हैं। तो उन सबका मार्गदर्शन करने वाला ही क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। अब ये जो सिद्धांत होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है इसको इन्होंने अलग से भी डिफाइन किया है कि ये सर्वप्रयुक्त होते हैं। ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो किसी भी संगठन में सर्वप्रयुक्त होते हैं, सब जगह लागू होते हैं, चाहे वो संगठन आपका छोटा हो, व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, सार्वजनिक हो या फिर निजी हो, विनिर्माण क्षेत्र में हो या फिर सेवा क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी तरह का संगठन हो, हर जगह इस जो सिद्धांत होते हैं वो लागू होते हैं। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें जो काम है ना उसको छोटे छोटे भागों में हम बांट देते हैं। अलग अलग विभाग जो होता है अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है और वह व्यक्ति उस विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो हर व्यक्ति को अलग अलग जब बांट दिया जाएगा तो सभी व्यक्ति क्या होंगे, अपने आप को उस काम के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं, तो उसको अच्छे से अच्छा कराना चाहेंगे, जिससे कि आसानी से काम हो जाएगा और इफिशियंसी के साथ होगा, अच्छे से होगा, कम टाइम में होगा। तो समय, धन और श्रम तीनों की बचत हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये सिद्धांत क्या होंगे, सब पर लागू होंगे, भले ही वो छोटा बिजनेस हो या फिर बड़ा। फिर आ जाता है सामान्य मार्गदर्शन। सिद्धांत जो होते हैं किसी भी काम को कैसे हमें करना है उसके लिए हमें एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंधकीय समस्याओं को तैयार 100% समाधान नहीं होते। इसका कारण है कि वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल एवं गतिशील होती हैं। जैसे कि किसी एक चीज को फिक्स तरीका हमने लिख दिया और कहा कि सब पर ये लागू होगा, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए प्रबंध में लोचपूर्ता भी होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आवश्यकता होने पर जैसे चाहें हम उसमें संशोधन कर सकें या उसमें चेंजेस हम कर सकें।
फिर आ जाता है व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, कि जो सिद्धांत होते हैं, जैसे कल ही मैंने बताया था कि जैसे वैज्ञानिक प्रबंध है डब्ल्यू टेलर का, आपने पढ़ा होगा, तो वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बन गया था। बहुत से उन्होंने रिसर्च करी थी, उस पर टाइम स्टडी करी थी, मोशन स्टडी हुई थी बहुत से, उसके बाद जाकर के उन्होंने वो सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि कैसे किसी कार्य को करना चाहिए। तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होते, व्यवहार जो होते हैं वो शोध पर सब पर निर्मित होते हैं। फिर आ जाएगा लोच, जैसे भी मैंने कहा था कि लोच होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं है अगर, तो सभी चेंजेस, क्योंकि जो भी बिजनेस होता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है, व्यवसाय एक ऐसे पर्यावरण में काम करता है जो कि लगातार बदलता है। आप आंतरिक पर्यावरण जो है उस पर तो कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन बाह्य पर्यावरण पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। बाह्य पर्यावरण कैसे? जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी के बीच में आपको कोई काम है, तो सरकार के भी कुछ अपने नियम कानून होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। जो आपकी अर्थव्यवस्था की स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं, बैंक में ब्याज की दरें बदलती रहती हैं, सब कुछ क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका भी इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है। तो वहां पर अगर आपने जो भी अपने प्रबंध के सिद्धांतों को आप अपना रहे हैं उसमें लोचपूर्णता नहीं रखी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी, तो समय के साथ आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप पीछे रह जाएंगे। फिर आ जाता है मुख्यतः व्यवहारिक, कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनका लक्ष्य क्या होता है, मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वस्तु स्थिति में घटना से संबंध नहीं होते, अंतर केवल ये होता है कि किसको कितना महत्व दिया जा रहा है, यानी कि किस तरह से कोई कार्य किया जा रहा है। जो संगठन के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं उन दोनों के बीच में कैसे संबंध बिठाया जाए, किस तरह से उनसे कार्य लिया जाए, इससे कि सही ढंग से भली भांति काम हो सके। तो ये पूरी तरह से व्यवहारिक है, सिर्फ लिखित रूप में नहीं होते हैं। इनको आप प्रैक्टिकली लोगों के साथ करवाते हैं, लोग करते हैं उन कार्यों को, उसके बाद क्या होता है, परस्पर संबंध अच्छे से सहयोग करके उन कार्यों के लक्ष्यों तक पहुंचा जाता है। फिर है कारण एवं परिणाम का संबंध। तो प्रबंध आपको पता ही है कि विज्ञान भी है, और विज्ञान कैसी होती है, साइंस में हम देखते हैं कि कोई काम हुआ तो किस कारण से हुआ और उसका फिर परिणाम क्या निकला। इसी तरह सिद्धांत जो होंगे प्रबंध के, उनमें भी ये चीज होती है कि लागू किए जाते हैं, साथ ही देखा जाता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पा रहा, उसको दूर किया जाए और उसके बाद आवश्यक परिणाम निकाले जा सके। फिर है अनिश्चितता, कि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता है अथवा समय विशेष की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यानी कि एक काम, एक तरीका जो हम एक कार्य करा रहे हैं एक ही सिचुएशन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं होता, चेंजेस होते रहते हैं, तो उसके अनुसार सिद्धांत भी बदलते रहेंगे। जैसे कि उदाहरण इन्होंने क्या दिया है कि कर्मचारियों को न्यायोचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, लेकिन न्यायोचित क्या है इसका निर्धारण बहुत से तत्वों के द्वारा होगा। अब यहाँ पर ऐसे ये है कि कोई भी कहीं पर भी जैसे मजदूरी डिसाइड की गई है, 500 रुपये पर डे दिया जाना है, मजदूरों को 800 रुपये पर डे दिया जाना है, तो कैसे डिसाइड करा जाएगा कि 800 दिया जाएगा या 500 दिया जाएगा। तो बहुत से सिचुएशंस होती हैं, सबको ध्यान में रख करके आपने पढ़ा होगा, आगे आप पढ़ेंगे कि जो मजदूरी निर्धारण की पद्धतियां होती हैं, हालसे की है, टेलर की है, रोवन की है, उसमें उन्होंने अलग अलग अपने दिए हैं सिद्धांत की कैसे निकाला जाए, फॉर्मूलाज दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो क्या होता है, अनिश्चित होता है, सिचुएशंस बदलती रहती हैं, तो वहां पर हमें ये जो सिद्धांत होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें भी चेंजेस करने होते हैं। तो आप समझ गए हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांतों में निहित गुण एवं विशेषताओं का वर्णन कर लेने के पश्चात हमारे लिए क्या होता है, प्रबंध की निर्णय लेना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, हम उसको आसानी से समझ भी पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रबंध की प्रकृति, जो सिद्धांत है उसकी प्रकृति कैसी होती है। कहा जाता है प्रबंध के सिद्धांतों का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस जो होती है, क्या सिग्निफिकेंस है इनके सिद्धांतों का। तो प्रबंध अपने आप में जो इतना इम्पोर्टेंट है, तो जो इसके सिद्धांत है वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अब क्या है उसके सिद्धांतों की जो महत्व है, पहला हो जाएगा प्रबंधकों को वास्तविकता का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो ये बताते हैं, प्रबंध जो होता है, जो उसके सिद्धांत है, मेनली जो प्रबंधक हैं उनको ये बताएंगे कि किस तरह से उसका जो उपयोग हम करेंगे तो उससे हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, उससे हमें क्या क्या चीजें के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि उन्होंने बताया है कि प्रबंधकों को वास्तविक दुनियावी स्थिति में उपयोगी पैठ कराते हैं, कि जब आपने अपने बिजनेस में जो अप्लाई किया हुआ है उसको आप मार्केट लेवल पे लेकर के आएंगे, बाजार में जब चीजों को अपनी लेकर के जाएंगे सेल करने के लिए, तो वहां पर क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, कैसे उसका सामना करना है, समझ लीजिए जो बाहरी परिस्थितियां हैं उनसे अवगत कराते हैं सिद्धांत। फिर आ जाता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं प्रभावी प्रशासन। संसाधन क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपको पता है, पूंजी, श्रम है, भूमि है,
ये सारे संसाधन हो जाते हैं। कुछ संसाधन होते हैं जो लिमिटेड हैं, आपके पास अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं, सीमित हैं। तो उन सीमित संसाधनों से कैसे आप बेहतर से बेहतर प्रयोग करें, काम करें, जिससे कि आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें, ज़्यादा आपको उसका काम करने के पश्चात जो भी आपको लाभ हो रहा हो या काम जो आपने किया है उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, उत्पादन हो सके, उनको ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके। यहाँ पर आपके मानवीय संसाधन भी होते हैं और भौतिक होते हैं, दोनों मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन क्या है, दोनों ही एक सीमा तक सीमित हैं, तो उनको बेहतर और अधिकतम उपयोग करना है, जिससे कि हमें अधिकतम लाभ मिल सके, लाभ हमें दे सके या अधिकतम उनका दोहन कर सके। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये जो इसके सिद्धांत होते हैं वही हमें इसके बारे में बताते हैं। फिर आ जाता है वैज्ञानिक निर्णय। किसी भी काम को हम ऐसे ही नहीं करते, कार्य परिणाम देख लेते हैं, क्रमबद्ध ढंग से करते हैं, तथ्यों के आधार पर करते हैं, क्योंकि प्रबंध जो है हमारा आपको विज्ञान भी है एक तरह से, तो उसके जो सिद्धांत हैं वो भी वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में। तो वहाँ पर जो FW टेलर थे, उन्होंने सारे जितने भी अपने सिद्धांत जो उन्होंने प्रतिपादित किया था, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बेस्ड किया था, पूरी तरह से उनका रिसर्च थी, उनको प्रयोग किए गए थे, उसके बाद उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। जिससे क्या रहता है कि वहाँ पर एक कह सकते हैं एक निश्चित आपको पता चल जाता है कि क्या इतना आपका आगे नुकसान है या फायदा है, किस तरह से आपको काम करना है। तो न्यायोचित तथ्य होते हैं वो, और समयानुकूल वास्तविक मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत विचारपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होने चाहिए। हाँ, तर्क पर जोर देना है, ना कि आंख मूंद कर विश्वास करना। सीधी सी बात, मतलब कि जो हमारे पास फैक्ट है उन फैक्ट्स को हम मानेंगे, ना कि सिर्फ हम आंख बंद करके उस काम को करेंगे। आज के वक्त में देख लीजिए, तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी अपनी पूरी एक टीम होती है मैनेजमेंट की जो इस कार्य को करती है। तो सिर्फ वो आंख बंद करके नहीं चलते, पूरे तथ्यों के आधार पर सारे फैक्ट चेक करते हैं, उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं और कार्य होता है। फिर है बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। मैंने पहले बताया था आपको कि जो पर्यावरण है, हमारा जो बाह्य एनवायरनमेंट है, उस पर तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। उस पर अपना कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रणनीतियाँ, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपना नियोजन अच्छा कर सकते हैं, प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, जिससे कि हम उनका सामना अच्छे से कर सकें। तो ये कैसे पता चलता है हमको, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वही इसमें हमारी सहायता करते हैं। फिर आ जाएगा सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना, कि आज के टाइम में एक व्यवसाय है, सिर्फ उसका जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि जन कल्याण के साथ लाभ कमाना होता है, समाज को अधिकतम लाभ देते हुए लाभ कमाना होता है। तो यहाँ पर आज के टाइम में व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही बढ़ गई हैं। तो एक जैसे किसने कहा है इन्होंने कि जनसाधारण बढ़ती जागरूकता, व्यवसायों विशेषत सीमित दायित्व कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए बाध्यकारी रही है। प्रबंध के सिद्धांत एवं विषय, प्रबंध विषय का ज्ञान इस प्रकार की मांगों के परिणाम स्वरूप ही विकसित हुआ है कि सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए प्रबंध होना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से वो कार्य करेंगे, किस ढंग से करेंगे, क्या जो है नुकसानदेह है, किस तरह से काम करना सही रहेगा, इस सारी चीजों को बताता है प्रबंध। तो इसीलिए यदि आज कोई समता की बात करता है तो ये मजदूरी के संबंध में ही नहीं होती, ग्राहक के लिए मूल्यवान, पर्यावरण का ध्यान रखना, व्यवसाय के सहयोगों से आधार पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इस तरह की वस्तुओं को बनाएं कि कम से कम लागत आए, जिससे कि मूल्य कम रहे और उच्च कोटि की वस्तुएं, उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं समाज को दी जा सके। साथ ही जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी ध्यान रखा जाए कि जिस भी तकनीकी से काम किया जा रहा है तो श्रमिकों के स्वास्थ्य पर, उनके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। जैसे कि चिमनियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, उनसे धुआं निकल रहा है तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो सरकार ने बहुत से बैन इस पर भी लगाए हुए हैं कि जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर नहीं लगा सकते कारखानों को, फैक्ट्रीज को, इतने मीटर या इतने जो है दूरी पर ही लगा सकते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जिससे कि जो एनवायरनमेंट है, जो लोगों का स्वास्थ्य है वो प्रभावित ना हो। तो ये किसका उत्तरदायित्व, ये है उत्तरदायित्व हमारे जो व्यवसाय होता है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व है, और प्रबंध जो होता है वो इन सारी चीजों का ध्यान रखता है। फिर आ जाता है प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान, की जो प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय के ज्ञान का मूल आधार होते हैं। कि प्रबंध को हम जानते ही कैसे हैं, उसके जो सिद्धांत हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही जानते हैं कि कैसे इस कार्य को करें। अभी आप आगे हेनरी फोल के 14 मूल सिद्धांत जो हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसे पढ़ेंगे तो समझ लीजिए 14 प्रिंसिपल्स जो है किसी भी बिजनेस को चलाने की नींव की तरह काम करते हैं, कि उन्हीं के अकॉर्डिंग जब बिजनेस को हम चलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से हम अपना कार्य कर पाएंगे।
तो ये सिद्धांत ही क्या होते हैं, एक तरह से प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं और अनुसंधान का भी बेस बनते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एक बिजनेस के लिए, प्रबंधकों के लिए। जैसे कि यहाँ पर बताया है, ये सिद्धांत भी प्रबंध में विशेषता लाते हैं एवं प्रबंध की नई तकनीकों के विकास में सहायक होते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि प्रबंध के सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों के अर्थ, प्रकृति या महत्व को यदि हम समझ लेते हैं तो वास्तविक जीवन में इनके उपयोग में यह हमारी सहायता करेंगे। तो आपके समझ में आ गया है कि प्रबंध का सिद्धांत क्या होते हैं। हम इसमें पढ़ चुके हैं कि अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो पुरानी जो हमारी क्लासिक थ्योरी थी तो उसमें इम्पोर्टेंट जो है वो F.W. टेलर और हेनरी फ्लोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टेलर का वैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये हम अपनी नेक्स्ट इसका जो वीडियो का पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम टेलर का और हेनरी फ्लोल का सिद्धांत पढ़ेंगे। टेलर कौन थे, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। और ये एनसीईआरटी की बुक है जिसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ये पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आपको चाहिए कि कैसे इसको हमें डाउनलोड करना है तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।